राम राम बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं अनुराग सर आप सभी के लिए फिर से एक बार ला चुका हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, और आज का टॉपिक होने वाला है रेस्पिरेशन। इससे पहले हम लोग अपना चैप्टर जो पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस, उसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दिया था, और आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस का, तो उसको जाके मेरी प्लेलिस्ट पे मेरा फर्स्ट पार्ट देखिए, ठीक है, लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट देखिए, और आप लोग को काफी बेहतर ये समझ में आएगा रेस्पिरेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब रेस्पिरेशन, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये जो आपका टॉपिक है, सॉरी, ये जो आपका वीडियो है वो सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा, या तो अब आप ऊपर देखिए आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा, या तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन। ओके, देखिए रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी। याद रखना, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? एनर्जी ऑब्टेन करता है, ठीक है। किस फॉर्म में? एटीपी, ठीक है, बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सेल्स। कैसे रेस्पिरेशन लेगा? ठीक है, एनर्जी तो मिलती है रेस्पिरेशन से, बट कैसे मिलती है? वो क्या करता है, जो हमारे बॉडी में फूड गया है ना, फूड को क्या करेगा, और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है। उससे हमें क्या मिलती है? उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब यहां पे देखिए बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। ग्लूकोज कहां से मिलेगा हमें? फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। ग्लूकोज कहां से मिलेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम से हमें ग्लूकोज मिल जाता है। और ऑक्सीजन कहां मिलता है? फ्रॉम द ब्रीदिंग सिस्टम। जब भी हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग करते टाइम ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। ओके, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। उसके बाद अब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारी बॉडी में, याद रखिएगा, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट। सेल सारे ऑक्सीजन को यूज करने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद वाटर की बात करते हैं, तो वाटर तो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट बनता है, ठीक है, और सेल में, और हम लोग क्या करते हैं? वाटर को पीते भी हैं। ओके, अब बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी ही हमारे लिए क्या है? यूजफुल होती है, हमारे लिए एनर्जी यूजफुल होती है, ठीक है। आप पूरा ये चार्ट देख लीजिए, और देखने के बाद आप लोग उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए लिखना बहुत जरूरी है। अपने नोट्स खुद बनाइए, ठीक है, किसी और के नोट्स पे भरोसा मत करिए, तभी आप याद रखिएगा केबीसीटी बन पाएंगे। केबीसीटी का मतलब पता है? कौन बनेगा क्लास टॉपर, ठीक है, याद रखिएगा, आपको भी बनना है केबीसीटी, ठीक है, क्लास टॉपर बनना है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रीदिंग। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर में ये ब्रीदिंग क्या है, आखिर में ये रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को क्या करेंगे? क्लियर करेंगे कि आखिर रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होता है। रेस्पिरेशन तो आप समझ गए होंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कि रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा, रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है। बट कैसे मिलती है? फूड जो होता है ना, डाइजेस्टिव फूड, उसको और छोटे छोटे हिस्सों में क्या करते हैं? हम लोग तोड़ते हैं, तब जाके उनसे हमें क्या मिलती है? रेस्पिरेशन मिलती है। और अब जानते हैं हम लोग ब्रीदिंग क्या होता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग के बारे में देख लेते हैं। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। याद रखिएगा, जब भी हम लोग क्या करते हैं? एयर को इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं, तो वो हमारा ब्रीदिंग कहलाता है। देखिए हम लोग ने क्या किया? इनहेल किया, एक्सहेल किया, ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। और आइए अब जानते हैं डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में क्या क्या डिफरेंस है। तो ब्रीदिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। यानी कि जब भी हम अपने लंग्स में या तो हवा को भरते हैं या फिर अपने लंग से क्या करते हैं? हवा को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका ब्रीदिंग हो गया। बट रेस्पिरेशन क्या होता है?
प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। याद रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, फूड को तोड़ते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, किस फॉर्म में, किसके लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, एनर्जी लेने के लिए। जब भी हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो याद रखिएगा वो आपका क्या कहलाएगा, रेस्पिरेशन कहलाएगा। उसके बाद है आपका इट टेक प्लेस इन लंग्स। याद रखिए, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो कहां होगा, वो आपके केवल लंग्स में ही होगा। ओके, कहां पे होगा, केवल लंग्स में होगा। बट रेस्पिरेशन जो होता है ना, इट टेक प्लेस इन ऑल सेल, हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं, ठीक है, हो सकता है कि 5 बिलियन हो सकता है कि 5 ट्रिलियन हो, ठीक है, जितने भी सेल है ना, उन सारे सेल में क्या होगा, आपका रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद है इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग कैसी प्रोसेस है, फिजिकल। आप लोग इस चार्ट को देखते रहिएगा, ठीक है, ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। उसके बाद आपका रेस्पिरेशन की बात करें, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। याद रखिएगा कि रेस्पिरेशन आपका केमिकल प्रोसेस है, और आपके स्कूल में, ठीक है, आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में याद रखिएगा कि यह जरूर पूछा जाता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। तो आप यहां पे बताइएगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। शॉर्ट पॉइंट है, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग लर्न करिएगा और राइट जरूर करिएगा। ओके, इसके बाद है ब्रीदिंग में क्या होती है, एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस। आप खुद फील करिए, ठीक है, आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, सांस छोड़ रहे हैं, तो क्या आपको उसमें एनर्जी मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्योंकि इस ब्रीदिंग के प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। बट एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन में याद रखिएगा हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अब देखिए यहां पे क्या लिख रहा है, सो रेस्पिरेशन इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है, एक सेलुलर रेस्पिरेशन है। ओके, अब यहां पे एटीपी का, यहां पे देखिए फुल फॉर्म मैंने लिखा हुआ है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं हम लोग। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, याद रखिएगा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये 2 टाइप के होते हैं, पहला एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है। याद रखिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन जब भी होगी तो O2 के प्रेजेंस में होगी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी होगी वो याद रखिएगा एब्सेंस ऑफ O2, यानी कि O2 जब नहीं रहेगा तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ओके, तो आइए एक क्वेश्चन और है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंस है। यह भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी राइट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपके नोटबुक में, और इसको भी लर्न कर लीजिएगा काफी अच्छे से। ये भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो इसको ज्यादा 3 या 4 पॉइंट याद करिएगा। 5 पॉइंट है इसमें, 5 में से 3 या 4 पॉइंट ही आप याद करिएगा, आपके लिए बहुत है। ओके, यहां पे देखिए एक साइड एरोबिक है, एक साइड एनारोबिक है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि एरोबिक क्या होता है, O2 रिक्वायर। याद रखिएगा जब भी क्या नाम है, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ना, उसमें O2 की जरूरत होगी, O2 रिक्वायर्ड होगा ही होगा। बट एनारोबिक में क्या होगा, O2 इज नॉट रिक्वायर्ड, O2 रिक्वायरमेंट, O2 का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा। उसके बाद है इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और कहां पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। बट ये जो है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट ऑकर्स साइटोप्लाज्म, ये केवल और केवल साइटोप्लाज्म में ही होगा। ओके, उसके बाद है थर्ड पॉइंट अपना, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, किसका, ग्लूकोज का। बट इसमें क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, इसमें भी क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O। इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है ना, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसके लास्ट में कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर निकलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 होता है और आपका H2O होता है। बट उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड एथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। CO2 बनेगा, एथाइल अल्कोहल बनेगा एंड लैक्टिक एसिड होगा, ठीक है, याद रखिएगा।
उसके बाद है एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बट एनारोबिक में क्या होता है, लेस एनर्जी प्रोड्यूस, इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। उसके बाद है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट, ठीक है। हमारे प्लांट्स में गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज पाया जाता है लीव्स, आप सभी जानते होंगे कि लीव्स जो होती है, लीव्स में पाया जाएगा स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, ओके। बट वुडी स्टेम, यानी कि बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनमें पत्तियां नहीं होती हैं, वुडी स्टेम होता है, तो वुडी स्टेम में गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, वुडी स्टेम में गैसों का एक्सचेंज लेंटिकल्स के द्वारा होता है, ठीक है। ये देखिए यहां पे मैंने डायग्राम आप देखिएगा, यहां पे ये सब क्या है, ये सब लेंटिकल्स हैं, वुडी स्टेम पे लेंटिकल्स पाए जाते हैं, और इसी लेंटिकल्स की हेल्प से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते रहते हैं, ओके। यहां पे देखिए क्या लिखता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। याद रखिएगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होगा, अगर पत्तियों वाला पेड़ है तो उसमें स्टोमेटा के थ्रू होगा, और वुडी स्टेम है तो उसमें लेंटिकल्स के थ्रू होगा, ओके। उसके बाद है द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट सेल्स आर कॉन्टेक्ट विथ एयर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। कार्बन डाई और ऑक्सीजन ही जो गैस होते हैं ना, उनका ही एक्सचेंज होता है, किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू, ओके। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंट कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट को जितनी भी जरूरत होती है ना, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है, वैसे प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसे एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ओके। अब पढ़ते हैं हम लोग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, हम लोग का मेन टॉपिक है। अब हम लोग ह्यूमन में देखेंगे, ह्यूमन में रेस्पिरेशन आखिर में होता कैसे है। ये देखिए ये डायग्राम है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो आप इस डायग्राम को 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा बनाने का, क्योंकि बहुत जरूरी डायग्राम है, और आप लोग इसे बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, रट लीजिए इस डायग्राम को, क्योंकि ये आता है, अगर ये टॉपिक पूछेगा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन तो आपको ये डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, ओके। फिर उसके बाद चलिए पढ़ते हैं, पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। याद रखिए हमारे बॉडी में क्या होता है, एयर का जो पैसेज होता है ना, वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस डायग्राम में आप देख लीजिए, सबसे पहले नेसल कैविटी, ठीक है। नेसल कैविटी से पहले ये देखिए जो नाक में 2 छेद है ना, उसको हम लोग नॉस्ट्रिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। नाक के छेद को क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद हवा जो है वो कहां जाएगी, नेसल पैसेज में जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहां जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी। उसके बाद कहां जाएगी, लैरिंग्स में जाएगी। फिर कहां जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया से कहां जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, ठीक है। ब्रोंक्यूल से फिर एल्वेलाई, एल्वेलाई से फिर एल्वेलस, ठीक है। यहां पे जाती है हवा। उसके बाद फिर ब्लड कैपिलरी में मिलके फिर ब्लड में मिक्स हो जाती है, और वहीं से फिर ब्लड से क्या होता है, हार्ट में जाती है, और हार्ट उसको क्या करता है, पूरी बॉडी में पंप कर देता है, ठीक है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले हवा कहां जाएगी, नॉस्ट्रिल में। नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से नेसल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होगा वो कहां पे होगा, लंग्स में होगा। लंग्स में क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेलर सैक, फिर ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज में जाने के बाद फिर वो ब्लड में मिक्स हो जाता है आपका ऑक्सीजन, और उसके बाद आपका जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट उसे पूरी बॉडी में पंप कर देता है, ठीक है। ये आपका था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन का। उसके बाद एल्वेलस गैस एक्सचेंज, आखिर में एल्वेलस गैसों का एक्सचेंज कैसे करते हैं इनके बारे में हमें जानना है, ठीक है। यही आपका इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये आपका एल्वेलाई है, ठीक है, क्या है, ये आपका एल्वेलाई है, और ये गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर होता है। आपने अंगूर देखा है, अंगूर, अंगूर का गुच्छा होता है ना, उस टाइप का ही क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है आपका एल्वेलस। और उसमें से उसको जब हम लोग जूम करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। और ये क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज है, और इसकी वॉल जो होती है ना काफी थिन होती है, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिवली प्रिएम्बल होती है, ठीक है, प्रिएम्बल होती है। अब क्या होता है, अब यहां से मान लीजिए बॉडी से रेड ब्लड सेल्स आए,
इसमें इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन है। तो रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन यहां से मिल जाता है और मिलके पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। और पूरी बॉडी जब भी होता हुआ आएगा, घूमता घामता ब्लड जो आएगा ना, वो फिर यहां से आएगा, कैपिलरीज से आएगा, और कैपिलरीज से आके फिर आपके एल्वेलस से होके वापस हम लोग क्या करते हैं, उसे एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। यही काम होता है आपका, आपकी बॉडी में जितने भी आपके एल्वेलस हैं उन सभी का काम होता है। यहां पे मैंने केवल और केवल एक एल्वेलस के बारे में बताया हुआ है, लेकिन सारे एल्वेलस का काम भी सेम ही होता है, ओके। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन लिख रहा है, व्हाई इज द वॉल ऑफ द एल्वेलाई सो थिन। एल्वेलाई की जो वॉल होती है ना, वो इतनी पतली क्यों होती है, इसके बारे में आपको जानना है कि आखिर में ऐसा क्यों होता है कि एल्वेलाई की वॉल इतनी पतली होती है, इतनी थिन होती है। सबसे पहले जानिए, बलून लाइक स्ट्रक्चर और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वेलाई का। बॉल्स ऑफ एल्वेलाई आर ओनली वन सेल थिक आर प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैस कैन टेक प्लेस, ठीक है। याद रखिएगा, यही वो जगह है जहां पे क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता रहता है। कंटेन द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स विच हेल्प ऑफ एक्सचेंज गैस, ठीक है। यहीं पे क्या होता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क होते हैं ब्लड वेसल्स के, ठीक है, जहां से क्या होता है आपका, जो किसमें हेल्प करेगा, गैसों के एक्सचेंज में हेल्प करता है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन, इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, और इसी की वजह से क्या होता है, ब्लड जो होता है वो रेड दिखाई पड़ता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ O2 एंड हेल्प्स इन O2 ट्रांसपोर्ट। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन, आप हीमोग्लोबिन को समझिए कि वो एक बस है, क्या है, बस है, और उसमें आके O2 जो है ना, ऑक्सीजन जो है वो बैठ जाते हैं, और उसके बाद वही हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करके ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, CO2 इज ट्रांसपोर्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। CO2 किस फॉर्म में डिजॉल्व होता है, सॉरी किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ये देखिए यहां पे ये हीमोग्लोबिन है, बना हुआ है, क्या बना हुआ है, हीमोग्लोबिन बना हुआ है। इसको ठीक कर दूं, हाँ, ये देखिए ये क्या बना हुआ है, आपका हीमोग्लोबिन बना हुआ है। हीमोग्लोबिन ऐसा ही होता है, और इसी की वजह से हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्या होता है, रेड दिखाई पड़ता है, ओके। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करते हैं कि ब्रीदिंग आखिर में होता कैसे है, ठीक है। आप जानते हैं कि इसमें दो प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस होते हैं ब्रीदिंग में, एक होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन, ठीक है। हम सांस लिए, ठीक है, हमने क्या किया, एयर को इनहेल किया है, क्या किया है, इनहेल किया है। इसमें हमारा जो चेस्ट कैविटी है वो क्या होता है, फूल जाता है, लंग्स हमारे फूल जाते हैं, और जैसे ही हम लोग एक्सहेल करते हैं ना, तो हमारे लंग्स क्या होते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यही है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब यहां पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी डिफरेंस बिटवीन में आता है कि आखिर में एक्सहेलेशन और इनहेलेशन क्या होता है, यह भी आता है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना ही है, और ये आपकी रिवीजन क्लास है, मास्टर क्लास नहीं है, याद रखिएगा, रिवीजन क्लास है। तो रिवीजन क्लास में आपको मैं इतने ही फास्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, कुछ भी हो जाए बस थोड़ा फास्ट बोलूंगा, और जो बहुत ज्यादा डिटेल में समझाना है ना, उसको मैं थोड़ा सा कम समझाऊंगा, ओके। तो आप लोग उसको याद रखिएगा और रिवीजन फास्ट तरीके से करिएगा। चलिए हम लोग जानते हैं वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस है। इनहेलेशन, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डायफ्राम का, ठीक है। उसके बाद है एक्सहेलेशन में क्या होता है, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स, जो डायफ्राम के मसल्स है ना वो रिलैक्स कर जाते हैं, मैंने बोला ना श्रिंक कर जाते हैं, तो वो रिलैक्स कर जाते हैं। उसके बाद है द डायफ्राम गोज डाउनवर्ड्स एंड बिकम फ्लैट्स, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, जब भी आप सांस लीजिए देखिए डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है द डायफ्राम गोज अपवर्ड एंड बिकम्स डोम शेप, जब भी आप सांस छोड़ेंगे तो याद रखिएगा उसमें डायफ्राम क्या होता है, वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और क्या हो जाता है, एक डोम शेप, डोम जानते हैं ना, डोम मतलब ऐसा उठा हुआ शेप, ठीक है, इस शेप का हो जाता है। और क्या है आपका, द रिब्स मूव्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, जो आपके रिब्स है ना, पसलियां हैं, वो क्या होता है, अपवर्ड्स हो जाते हैं और बाहर के साइड थोड़े निकल जाते हैं। और एक्सहेलेशन में क्या होता है,
द रिब्स मूव डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, नीचे की तरफ चले जाते हैं आपके रिब्स, और इनवर्ड्स थोड़ा पीछे के साइड हो जाते हैं, ठीक है, अंदर के साइड हो जाते हैं। उसके बाद है द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज, जो आपका थोरैसिक कैविटी है ना, जिसे हम लोग चेस्ट कैविटी कहते हैं, थोरैसिक कैविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि फूल जाती है। उसके बाद क्या है, द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी डिक्रीज, इसमें क्या होती है, थोरैसिक कैविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि रिलैक्स कर जाती है। उसके बाद है एयर इंटर द लंग्स थ्रू द नोज, इसमें क्या होती है, एयर जो होती है ना इनहेलेशन में एंटर करती है, नोज के थ्रू एंटर करेगी और लंग तक जाएगी, और उसमें क्या होती है, एयर गोज आउट लंग्स थ्रू द नोज, लंग से आपका क्या होता है, एयर बाहर आती है आपके नोज के थ्रू, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है। ओके, तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओके, आप लोग को बस याद करना है, और याद क्या करना है, अब तो आपका रिवीजन का टाइम है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम या तो चल रहे होंगे या तो होने वाले होंगे, लेकिन याद रखिएगा ये आपका चैप्टर उसमें जरूर आ रहा होगा, तो इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद आप इसका एक बार और रिवीजन करिएगा मेरी वीडियो देख के, या फिर आपने अगर नोट्स बनाया है तो नोट्स से ही अपने रिवीजन करिएगा, काफी ज्यादा आपका हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद, ठीक है, याद रखिएगा इस चैप्टर के बाद हो सकता है तो मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊं, या फिर क्लास 9th वालों के लिए एक चैप्टर लेके आऊंगा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, क्योंकि उनके लिए भी अब रिवीजन का टाइम है, तो वो भी अब रिवीजन करेंगे, तो इसलिए मैं एक क्लास 9th का और एक क्या लाऊंगा, क्लास 10th के लिए क्लास ले आऊंगा, और यहां पे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। और आप लोग याद रखिएगा, और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन है, बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन है, और फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन है, ये मैं आपका लास्ट में लेके आऊंगा, ठीक है, और वन शॉट क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट या 1 घंटे का सीरीज रहेगा, आप लोग उसे देखिएगा, और उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में डायरेक्ट आ जाएंगे। ओके, तो आप लोग इसको देखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इन फिशेज। फिशेज में जो मछलियां होती है ना, उसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस कैसे होता है उसको भी हम लोग जानते हैं। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इन फिशेज, गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर फिशेज, फिशेज टेक ऑक्सीजन विच द डिजॉल्व इन वाटर थ्रू गिल्स। याद रखिएगा, मछलियों में याद रखिएगा नाक नहीं होती है, उनके पास क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, सॉरी गलफड़े होते हैं, क्या होते हैं, गलफड़े, जिन्हें हम लोग गिल्स कहते हैं, और इन्हीं गिल्स से क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन लेती हैं, बट डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन नहीं लेती हैं, ये कि पानी से निकला ऑक्सीजन नहीं लेती हैं, वो लोग क्या करती हैं, वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में, जो वाटर में घुलित ऑक्सीजन होता है ना, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको ही गिल्स के थ्रू लेती हैं। ओके, since ability of oxygen in less in the aquatic environment, so the breathing rate aquatic organism is faster। याद रखिए, aquatic organism में क्या होता है, ब्रीदिंग रेट बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। उसके बाद है insect have a system of respiratory and trachea, systems of spiracles and trachea which is used for टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिएगा, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, कीड़े मकोड़े होते हैं, इनमें ट्रैकिया होता है, किसके लिए, सांस लेने के लिए क्या होता है, ट्रैकिया पाया जाता है। ओके, इसको हम लोग अपने जो हायर क्लास उसमें पढ़ेंगे हम लोग कि ट्रैकिया क्या होता है, लेकिन आप लोग इतना जानिए कि उनमें नोज नहीं होता, उनमें क्या पाया जाता है, ट्रैकिया पाया जाता है, मछलियों में क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है, और ह्यूमंस में क्या पाया जाता है, नोज पाया जाता है। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, यह भी काफी बेहतरीन और दमदार टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन। क्या है ट्रांसपोर्टेशन, देखिए अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आखिर में ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस वेयर सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी आर कैरीड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जितने भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो उनका भी ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी सेल को चाहिए सब कुछ, सारे न्यूट्रिशन क्या होता है, सभी सेल को चाहिए, और उसी सेल को क्या होता है, उसी जो न्यूट्रिशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का होता है। ठीक है, तो वही हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है वो भी देख लीजिए आप। आपका फूड ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 एंड O2 ट्रांसपोर्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट ट्रांसपोर्ट होता है, और हार्मोन्स आपके क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। और ये किसके थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट,
ये आपका ब्लड के थ्रू होते हैं ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ब्लड ही ऐसा है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा तो है नहीं कि आपके लीवर को चाहिए एनर्जी फूड और आपका क्या नाम है CO2 चाहिए, सॉरी O2 चाहिए, तो क्या करेगा आपका हार्ट आएगा, धीरे 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 आएगा आपका लीवर के पास, किडनी के पास आएगा। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे होता होगा आपका ट्रांसपोर्ट? नहीं, हमारे हार्ट से ही क्या होती है, ब्लड सप्लाई होता है और ब्लड सप्लाई होते हुए सब जगह जाता है। ठीक है, तो ब्लड ही क्या करता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और टू ट्रांसपोर्ट एनीथिंग अ कंप्लीट सिस्टम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, पूरे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे बॉडी में एक कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। ठीक है, उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या नाम है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग अब पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम आखिर में होता क्या है। देखिए, इसमें आपका ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं, हार्ट आता है। ठीक है, और हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पंपिंग ऑर्गन। हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम क्या है बताइए? पंपिंग ऑर्गन का, यानी कि ब्लड को पंप करने का काम केवल और केवल हार्ट का है। ओके, तो हम लोग अब इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हार्ट आपका क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ब्लड के बारे में कि आखिर में ये ब्लड होता क्या है। ठीक है, आप जानते हैं ब्लड ब्लड ब्लड, लेकिन ब्लड होता क्या है? ओके, तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिएगा, ब्लड क्या है? एक लिक्विड है और कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को, एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने का काम करता है। विच सर्कुलेट थ्रू आउट बॉडी बाय पंपिंग। ठीक है, जो क्या करता है, सर्कुलेट करता है। जब भी हार्ट पंप करता है ना, तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है ब्लड। ओके, अब ब्लड में देखिए दो चीजें पाई जाती हैं, एक आपका प्लाज्मा, एक आपका ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55%। और ब्लड सेल्स कितने परसेंट होते हैं? 45% होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा कितने परसेंट होते हैं? 55%। और ब्लड सेल्स कितने परसेंट होते हैं? 45%। अब हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा की। किसकी बात करते हैं? प्लाज्मा की बात करते हैं। फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड कंटेन्स 91 से 92% ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, हार्मोन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा में क्या क्या पाए जाते हैं? देखिए, 91 से 92% ऑफ वाटर पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाया जाता है और क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है। और ये कैसा पोर्शन है? फ्लूइड पोर्शन है। ठीक है, फ्लूइड में लिक्विड पोर्शन है, बहने वाला पोर्शन है। ओके, अब बात करते हैं ब्लड सेल्स की। तो ब्लड सेल्स आपको पता होगा, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो यहां पे हम लोग रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपकी बुक में है, आपके एनसीईआरटी में है, तो हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं एंड डिस्क शेप होते हैं। ठीक है, और रेड किसके कारण दिखते हैं? हीमोग्लोबिन के कारण ये रेड दिखाई पड़ते हैं। और हीमोग्लोबिन कैसा है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ओके, अब व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं। ये कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? लार्ज, न्यूक्लिएटेड और कलरलेस होते हैं। यहां पे देखिए डायग्राम दिया हुआ है, पीछे आपका डायग्राम है, आप देख लीजिए। ये इतना बड़ा दिख रहा ना, ये आपका डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ओके, अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स क्या होता है? सेल फ्रेगमेंट्स फंक्शन, सेल फ्रेगमेंट्स फंक्शन इज अ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। याद रखिएगा, आपको कभी भी चोट लग जाता है ना, चोट लगने के बाद ब्लड, ऐसा तो है नहीं कि ब्लड निकलता रहता है और ऐसा एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा ब्लड खत्म हो जाता है। थोड़ा बहुत ब्लड निकलने के बाद क्या होता है? उसमें प्लेटलेट्स आ जाते हैं, यानी कि वो क्या करता है? ब्लड को वहीं पे रोक देता है। ठीक है, येलो येलो देखा होगा आपने, डार्क टाइप का, लाइट येलो टाइप का देखा होगा, तो वही होता है आपका प्लेटलेट्स, जो आपको ज्यादा खून बहने से रोकता है। ठीक है, ज्यादा ब्लड को बहने से रोकता है। अब फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ते हैं कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसों का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, गैसों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। गैसें कौन? CO2 एंड O2। ओके, उसके बाद क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर
ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में हमारे सेल्स के थ्रू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है ना, उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम वो करता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। हमारे जितने भी हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं ना, उनसे जितने भी हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोनों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड ही करता है। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। हमारे बॉडी में जितने भी वाटर बैलेंस का काम है ना, वाटर बैलेंस का काम क्या करेगा? कौन करेगा? आपका ब्लड ही करता है। उसके बाद है आपका मेंटेनेंस ऑफ पीएच। हमारे बॉडी के पीएच को क्या करता है? मेंटेन करता है। उसके बाद क्या है? बॉडी डिफेंस, यानी कि हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरिया वायरस अंदर घुस गया है ना, तो हमारे ब्लड में ही क्या पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, जो क्या करता है? उससे हमें डिफेंस करता है। ओके, तो ये फंक्शन ऑफ ब्लड भी था आपका, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग? ब्लड वेसल्स के बारे में। आखिर में ब्लड वेसल्स होता क्या है? ठीक है, ट्यूब इन विच ब्लड फ्लोज। ठीक है, ऐसा ट्यूब, ये देखिए ब्लड वेसल्स क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है? ब्लड फ्लोज होता है। ओके, जैसे मान लीजिए आप पाइप देखा है, पाइप जाने के बाद आप नल को चालू करते हैं, तो वो पाइप किसका काम करेगा? ब्लड वेसल्स का काम करेगा, और उसके अंदर जो पानी बह रहा है वो ब्लड होता है। ओके, तो इसके भी 3 टाइप होते हैं। पहला होता है आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। यहां पे देखिए ब्लड वेसल्स हैं आपकी पूरी बॉडी में ना, ऐसे आपके ब्लड वेसल्स बहुत मिलेंगे। देखिएगा बहुत, इतने मिलेंगे कि आप उसे काउंट नहीं कर सकते, या फिर कोई भी उसे काउंट नहीं कर सकता है कि आपकी बॉडी में कितने ब्लड वेसल्स हैं। और बहुत है, पूरा समझिए जाल बना हुआ है उसका, ब्लड वेसल्स का। ठीक है, और इस ब्लड वेसल्स के 3 जो होते हैं वो टाइप होते हैं। पहला होता है आर्टरी, ये इसका काम क्या होता है? अवे फ्रॉम द हार्ट। ये जो होता है ना, अवे मतलब क्या होता है? दूर ले जाना। ठीक है, अवे मतलब दूर ले जाना। वेन्स टूवर्ड्स द हार्ट, यानी हार्ट की तरफ ये क्या करेगा? वेन्स आती हैं। उसके बाद क्या है? कैपिलरीज। यहां पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। यहां पे सब्सटेंस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। यहां पे क्या हो, जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा लास्ट पार्ट है आपके आर्टरी का, या आपका लास्ट पार्ट है वेन्स का, तो ये क्या करेंगे? ये ऐसे बना लेंगे स्ट्रक्चर। यहां से क्या होगा? जो आपका क्या नाम है सब्सटेंस है, उसका क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। इसका सब्सटेंस इसमें, इसका सब्सटेंस इसमें आ जाता है। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं आर्टरी की। तो अवे फ्रॉम द हार्ट, याद रखिएगा, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती हैं, और उसमें कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इसका प्रेशर क्या होगा? इसका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। और पीछे आर्टरी का डायग्राम बना हुआ है, देखिए कितने प्रेशर से यहां पे क्या हो रहा है? ब्लड निकल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हार्ट ने पंप किया होगा। हार्ट ने जब पंप किया है तो प्रेशर से ही ब्लड निकलेगा। ठीक है, तो आर्टरी का काम क्या हो गया? अवे फ्रॉम द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें, और प्रेशर इज हाई, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। कितना होता है ये मैं अभी आगे बताऊंगा, आप लोग उसको देखिएगा और याद कर लीजिएगा। उसके बाद वेन्स की बात करते हैं। तो वेन्स जो होता है ना, टूवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, और इसमें कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें मतलब ऑक्सीजन नहीं होता इस ब्लड में, क्योंकि सारा ऑक्सीजन जो गया था आर्टरी के थ्रू वो सारे सेल्स ने यूज कर लिया, और इसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेन्स में। और उसके बाद इसका प्रेशर क्या होता है? लो होता है, यानी कि ये पूरी बॉडी से जो होता है हार्ट की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, और इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा लो होता है। अब बात करते हैं कैपिलरीज। देखिए कैपिलरीज मैंने आपको बताया था, यहां पे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस का काम करता है। तो यहां पे देख लीजिए, ये आपका आर्टरी है, ये आपका क्या हो गया? वेन हो गया, और इन दोनों के बीच में देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यही क्या करता है? यही आपका कैपिलरीज है, और इसका काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस का है। ओके, अब यहां पे डिफरेंस आता है कि डिफरेंस बिटवीन आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको अभी कुछ दिनों बाद सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 10 ईयर्स जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं सॉल्व कराऊंगा। उसमें देखिएगा 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे आपको। ओके, तो अब जानते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। सबसे पहले हम लोग आर्टरी के बारे में देखते हैं। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट, याद है आर्टरी क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। उसके बाद वेन्स की बात करते हैं। इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द टिश्यू।
ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, सारे टिश्यू से, सारे सेल्स से होके, ठीक है, हार्ट की तरफ लाएगी। उसके बाद कैपिलरीज की बात करें, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें क्या होता है, कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सब्सटेंस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अगर ये एक्सचेंज नहीं करेंगे तो ये बताइए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे अलग अलग होंगे। ओके। उसके बाद है थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल। आर्टरी की क्या होती है, थिक और स्ट्रॉन्ग वॉल होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ओके। उसके बाद क्या है, थिन एंड लेस इलास्टिक वॉल। इसमें क्या होता है, ये थिन होता है और लेस इलास्टिक होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसका प्रेशर जो होता है वो लो होता है। ओके। और कैपिलरीज की बात करें, ओनली वन सेल थिक वेरी थिन, ठीक है, केवल एक सेल थिक होती है और जो भी जितने भी सेल हैं उसमें, जो जितने भी कैपिलरीज हैं वो क्या होती हैं, वो थिन होती हैं। उसके बाद इसमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और इसमें वेन्स में भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बट कैपिलरीज में वॉल्व एब्सेंट होते हैं। और इसका जो ल्यूमेन है ना वो नैरो होता है, इसका क्या होता है, वाइड होता है और उसका थिन होता है। अब देखिए यहां पे ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में एक एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से याद करिएगा और अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका ब्रांच ऑफ आर्टरी, ठीक है। आर्टरी के ब्रांच को हम लोग क्या कहेंगे, आर्ट्रियोल कहेंगे। ब्रांच ऑफ वेन्स को वेन्यूल कहेंगे। और ब्रांच ऑफ आर्ट्रियोल एंड ब्रांच ऑफ वेन्यूल, इसे हम लोग कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। ओके। ब्रांच ऑफ आर्ट्रियोल और ब्रांच ऑफ वेन्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, कैपिलरी नेटवर्क कहेंगे। और आपको पता ही है कि कैपिलरी का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस का काम होता है। उसके बाद क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो ऑर्टा है। क्या है हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन है, ऑर्टा है। उसके बाद क्या है, ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये आपका प्लमोनरी आर्टरी होगा, ठीक है। ऐसी कौन सी आर्टरी है जो केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सप्लाई करती है, वो आपका क्या हो जाएगा, प्लमोनरी आर्टरी। उसके बाद क्या है, लार्जेस्ट वेन कौन सा है, वेना केवा। लार्जेस्ट वेन कौन सा है आपकी बॉडी में, वेना केवा। उसके बाद क्या है, ओनली वेन दैट कैरीज ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आपका हो जाएगा प्लमोनरी वेन, ठीक है। प्लमोनरी वेन क्या हो जाएगा आपका, ऐसी वेन है जो केवल और केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही क्या करती है, कैरी करती है। अब देख लीजिए यहां पे, ये आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम दिख रहा है, ये आपका ये लंग्स है, ठीक है। ये आपका लंग्स है, ये हार्ट है और ये क्या है आपका कैपिलरी नेटवर्क है, ठीक है। तो ये लंग्स क्या करेगा, लंग्स से O2 मिला हुआ ब्लड, ठीक है, हार्ट की तरफ आता है और जिस वेन से आता है ना उसे हम लोग कहते हैं प्लमोनरी वेन। क्या कहते हैं, प्लमोनरी वेन कहते हैं। और फिर हार्ट से होके कहां जा जाता है, कैपिलरी नेटवर्क, ये बॉडी टिश्यू के पास आता है। जिस वेसल से आता है ना उसको हम लोग ऑर्टा कहते हैं। उसके बाद क्या करता है, बॉडी से होके वेना केवा के रास्ते फिर हार्ट में जाता है और वेना केवा में याद रखिएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ठीक है। फिर हार्ट से कहां जाएगा, प्लमोनरी आर्टरी में जाएगा। प्लमोनरी आर्टरी में भी क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और उसके बाद फिर ये कहां पहुंच जाएगा, हार्ट में पहुंच गया, लंग्स में पहुंच गया। लंग्स से क्या करेगा, ब्लड को प्योर करेगा और प्योर करने के बाद फिर वापस से वही सप्लाई शुरू हो जाती है। ओके। अब देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में, लंग्स टू हार्ट, ठीक है, लंग से हार्ट की तरफ जो ले जाएगा वो होगा प्लमोनरी वेन, ठीक है। प्लमोनरी वेन क्या करेगा, लंग से हार्ट की तरफ ले जाता है ब्लड को। उसके बाद हार्ट टू बॉडी, हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ कौन ले जाएगा, ऑर्टा ले जाएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं तो बॉडी टू हार्ट यानी पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड को लाएगा, उसका क्या नाम है, वेना केवा। और हार्ट टू लंग यानी कि हार्ट से फिर लंग्स की तरफ जो ब्लड आता है उसको कौन लाएगा, प्लमोनरी आर्टरी लाएगी। ओके। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि एक एक नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूछा ही जाएगा। आप पिछले 5 साल का पेपर उठा के देख लीजिए, पिछले 10 साल का पेपर उठा के देख लीजिए, इन सब में से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं।
और आप लोग देख के इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, और ना हो तो अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए अपने, ठीक है, उसको रट्टा मार लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, अब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहां पे देखिए, सबसे पहले इतना याद रखिए, हार्ट में आपके 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। सबसे पहला क्या होता है आपका? राइट एट्रियम। क्या होता है? राइट एट्रियम। फिर लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट एट्रियम है, अरे यार, ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि 4 चैम्बर हो गए। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हो गए। ह्यूमन बॉडी में याद रखिएगा, ठीक है, मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैमल्स क्या होते हैं? याद रखिएगा, मैमल्स वो होते हैं जिनके पूरे बॉडी पे क्या होते हैं? बाल पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो अपने बच्चे को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे अरे सर जी, और याद रखिएगा मैमल्स जो होते हैं ना, वो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, ओके। तो इसका मतलब यह है कि चमगादड़ जो है वो क्या करता है? पक्षी है, लेकिन वो क्या करता है? वो अंडे नहीं देता है। चमगादड़ क्या करता है? अंडे नहीं देता है, वो बच्चे, डायरेक्ट बच्चे पैदा करता है और अपने बच्चे को क्या करता है? दूध पिलाता है। तो इसका मतलब क्या है कि चमगादड़ जो है, बैट जो है, वो मैमल्स है। क्या है? मैमल्स है, ओके। ये हार्ट के बारे में हो गया। और हार्ट में ये देखिए, ब्लड आपका क्या होगा? एक साइड से ब्लड आता है और एक साइड से ब्लड निकलता है, ठीक है, यानी कि पूरी बॉडी में जाता है। इसके बारे में जरा डिस्कस हम लोग कभी एक पूरा लेक्चर बना दूंगा, उसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। अब यहां पे डिफरेंस बिटवीन आर्टरियम एंड वेंट्रिकल्स हम लोग ये पढ़ते हैं हम लोग कि आर्टरियम और वेंट्रिकल्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो याद रखिए, आर्टरियम क्या होता है? अपर चैम्बर्स, ठीक है, थिन वॉल्ड, और रिसीव, ब्लड को क्या करता है? रिसीव करने का काम करता है, यानी, और इसका वॉल्व कैसा होता है? थिन होता है, ओके। और वेंट्रिकल्स की बात करें, ये लोअर चैम्बर्स होते हैं, इसकी वॉल्व ठीक होती है और पंपिंग ऑफ ब्लड का काम करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो मसल्स है ना, इसका मसल्स मोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो, उसका काम क्या है? पंप करने का काम है, और जब भी वो पंप करेगा तो तभी वो प्रेशर से पंप कर पाएगा। तो अगर उसकी वॉल्व पतली है, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो हार्ट खराब हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसकी वॉल्व जो होती है वो थिक होती है। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। आप देखिएगा, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले सिंगल सर्कुलेशन है, इन फिशेज द कंप्लीट साइकिल ऑफ ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ओनली वंस, सो इट इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है कि ये हार्ट है हमारा, ठीक है, हार्ट है, हार्ट ब्लड को पंप कर दे और पूरी बॉडी से फिर वापस लंग्स में आ जाए, ठीक है। एक बार में केवल एक ही चक्कर लगता है ब्लड का, ठीक है। लेकिन डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन में हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बार आता है, ठीक है। एक बार क्या करेगा? फेफड़े से आया हार्ट में, हार्ट उसको पंप कर दिया पूरी बॉडी में, फिर पूरी बॉडी से होके कहां पे आएगा? हार्ट में आएगा, और हार्ट क्या करेगा? उसे फिर लंग्स में भेजेगा। तो यानी कि हार्ट में कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ओके। अब देखिए क्या लिखता है डबल सर्कुलेशन में, इन अ सिंगल साइकिल, यानी कि एक सिंगल साइकिल में ब्लड पासेस द हार्ट ट्वाइस, जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार आता है, ठीक है। बट सिंगल सर्कुलेशन में ऐसा नहीं होता है, हार्ट से एक बार गया तो पूरी बॉडी से घूम के क्या होता है? फिर वापस आ जाता है एक बार, ठीक है। बट यहां पे हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है, passes the heart twice, so it is called double circulation and it is found in birds। याद रखिएगा, ये कहां कहां पाया जाता है? बर्ड्स में और मैमल्स में। मैंने बताया ना, मैमल्स में भी पाया जाता है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन, और बर्ड्स में भी पाया जाता है, ओके। तो आप समझ गए डबल सर्कुलेशन क्या होता है और सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। यहां पे देखिए डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं। ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये गिल्स कैपिलरीज है, यहीं पे क्या होता है? सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है। अब यहां से आया ब्लड, यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इस ऑल अदर कैपिलरीज में आके क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया, और ये वापस ये हार्ट में पहुंच गया, ठीक है। तो ऐसे ही इसका क्या होता है? रोटेशन चलता रहता है, यानी कि एक साइकिल में एक ही बार हार्ट में
ब्लड आ रहा है, बट डबल सर्कुलेशन में देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हार्ट है, ठीक है, ये आपका लंग्स है, ठीक है, लंग्स में भी लंग्स कैपिलरीज होती हैं, यहीं पे एक्सचेंज होता है सब्सटेंस का, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहां से ब्लड आया जिसमें ऑक्सीजन था, हार्ट में आया, हार्ट में आने के बाद ये हार्ट उसे पंप कर देगा पूरी बॉडी में, तो ये पूरी बॉडी और अदर कैपिलरीज हैं, यहीं पे एक्सचेंज होता है। फिर उसके बाद ये दोबारा आएगा, याद रखिए, हार्ट में, फिर हार्ट उसे पंप करेगा, कहां पे, लंग्स में पंप कर देगा, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से डबल सर्कुलेशन होता है, हार्ट में 2 बार होता है, सिंगल साइकिल में 2 बार हार्ट में आएगा ब्लड। ओके, तो ये टॉपिक भी अपना खत्म हो गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। हम लोग सभी के चैम्बर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि किसमें किसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, किसमें किसमें हम लोग मोस्टली पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है हमारा वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स। अब आप पूछोगे सर वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, तो वर्टिब्रेट्स मतलब जिसमें क्या होता है, जिसमें बैकबोन पाया जाता है, ठीक है, जिनमें ऐसे सभी एनिमल्स जिनमें क्या होता है, बैकबोन पाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, और इन्हें हम लोग बोलेंगे कॉर्डेटा। क्या बोलेंगे, कॉर्डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। अभी आप लोग आगे के हायर क्लास में पढ़ोगे कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब जिनमें बैकबोन पाया जाता है, और नॉन कॉर्डेट्स मतलब जिनमें बैकबोन नहीं पाया जाता है। तो उसी तरह होते हैं वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, बैकबोन पाया जाता है, और इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, उनमें बैकबोन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए वर्टिब्रेट्स में क्या है, परम, और मेरी परम 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 परम, ठीक है, तो यही है परम, को याद रखिएगा, ठीक है। क्या होगा, परम। परम से मैं अभी बताऊंगा। पी से क्या होता है, पिसेस, यानी कि मछलियों में आप देखेंगे, और ए से एम्फीबियंस में, यानी कि मेढक और उनके प्रजातियों में। उसके बाद रेप्टाइल्स में, जैसे मान लो रेप्टाइल्स में आपका आ गया क्रोकोडाइल आ गया, ठीक है, या रेंगने वाले जानवर आ गए। और उसके बाद एविज, एविज मतलब बर्ड्स में। और उसके बाद मैमल्स, मैमल्स मतलब आपके मैंने बताया था कि जिनके बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो, और जो अपने बच्चे को क्या करते हो, पैदा करते हो और दूध पिलाते हो। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ऐसा कौन सा एनिमल है, ठीक है, जो अंडे भी देता है और दूध भी देता है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और गूगल आप कर सकते हैं, और गूगल करने से एक बार आप गूगल करेंगे, लेकिन उस एनिमल का नाम आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो आप लोग इस बात का, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो अंडे भी देता है और अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है। ओके, जो दूध भी देता है। ठीक है, मछलियों में क्या होता है, मछलियों में 2 चैम्बर हार्ट होता है। क्या होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है, इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कैसे एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। अब देखिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, एक ही होता है, और वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ओके, अब एम्फीबियंस की बात करते हैं, तो एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं, ठीक है। इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इनमें डबल सर्कुलेशन तो होता है, बट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ओके, और ये भी कैसे एनिमल है, ये भी आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। उसके बाद है अपना रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में क्या होता है, 3 चैम्बर्स हार्ट होते हैं, बट रेप्टाइल्स में ही एक आता है आपका क्रोकोडाइल, ठीक है। ऑल रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स हार्ट होते हैं, बट रेप्टाइल्स में आता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर्स हार्ट होते हैं, 4, यानी क्रोकोडाइल और मैमल्स और एविज में याद रखिएगा 4 चैम्बर ऑफ ब्लड होते हैं। ओके, सॉरी 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, ब्लड नहीं, गलती से निकल गया, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। 4 चैम्बर हार्ट तो है उसके पास, लेकिन क्या होता है, लेकिन उनमें जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ओके, और ये भी कैसे एनिमल है, कैन नॉट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एविज और मैमल्स के बारे में। तो एविज मतलब बर्ड्स, इसमें सारे बर्ड्स किसमें आएंगे, एविज में आती हैं। ओके, और मैमल्स, इन दोनों में क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा, और इन दोनों में ही क्या होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंप्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें होता है, ठीक है। तो आप लोग उसमें टिक लगाइएगा, या तो एविज या तो मैमल्स, ठीक है। दोनों में से एक दिया हुआ है, तो दोनों में से एक में से अगर एविज दिया है तो एविज में, मैमल्स दिया है तो मैमल्स में। ओके,
और याद रखिएगा ये वार्म ब्लडेड होती हैं, ठीक है, ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती हैं, यानी ठंडियों में जाएंगी तब भी वो सरवाइव कर जाएंगी, गर्मियों में जाएंगे तो भी सरवाइव कर जाएंगे। बट जो आपका दिया हुआ है ना फिशेज यानी कि मछलियां, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये तीनों अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इनका टेम्परेचर अगर बढ़ता, इनका सॉरी एटमॉस्फेयर अगर बढ़ता या घटता है टेम्परेचर, तो ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे, ठीक है। बट मैमल्स और एविस ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ओके। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे क्वेश्चन है व्हाई वी नीड चैम्बर्स इन द हार्ट, हमें आखिर जो हार्ट में चैम्बर्स की जरूरत क्यों पड़ी। हो सकता है कि एक ही चैम्बर देता भगवान और देने के बाद क्या हो जाता, उससे हम लोग सर्वाइव कर रहे होते, लेकिन हम लोग को चैम्बर्स देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम हमारी हार्ट में चैम्बर्स बनाए। देखिए टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से बचाने के लिए ही क्या हुआ, हमारे बॉडी में हार्ट में चैम्बर बने। एक साइड क्या है, ये हार्ट है, हार्ट को बीच में कर लीजिए, ठीक है, हार्ट एक साइड क्या है आपका डबल चैम्बर है और एक साइड आपका डबल चैम्बर है। एक में क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और एक में क्या आता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ओके। उसके बाद है ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं कि आखिर में ये ब्लड प्रेशर होता क्या है। मैंने कहा था ना कि हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर, तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं क्या, ब्लड प्रेशर के बारे में। तो याद रखिएगा ब्लड एक्सर्ट बाय ब्लड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है ना ब्लड के वॉल्स में कितनी तेजी से फ्लो हो रहा है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर कहेंगे। और ब्लड प्रेशर टू टाइप के होते हैं, एक आपका सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब मैं आपको बताता हूं सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। हमारा हार्ट है, हार्ट क्या करेगा, पंप करता है, पंप करने के बाद, ठीक है, हार्ट से अगर ब्लड निकल के जा रहा है बॉडी में तो उसे हम लोग कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, और पूरी बॉडी से जब हार्ट में वापस आता है ना उसे हम लोग कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर, ओके। अब देखिए यहां पे सिस्टोलिक प्रेशर का डेफिनेशन है, सिस्टोलिक प्रेशर के डेफिनेशन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक नंबर में ये भी क्वेश्चन आता है। सिस्टोलिक प्रेशर द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिएगा जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करा ना, तो याद रखिएगा जो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है ना जितनी तेजी से हो रहा है उसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि पूरी बॉडी से जो आर्टरी होती है ना वो क्या करेगी हमारी बॉडी में हमारे हार्ट में लाती है, तो वही हो जाएगा आपका डायस्टोलिक प्रेशर यानी कि रिलैक्सेशन। अब यहां पे एक क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ब्लड प्रेशर हम लोग किससे नापते हैं, हम लोग बोलते हैं ना बीपी की मशीन लाइए ब्लड प्रेशर नापना है, तो वो बीपी की मशीन क्या है, कौन सी है बीपी मशीन, उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर। क्या है, स्फैग्मोमैनोमीटर, याद रखिएगा स्फैग्मोमीटर मत बोलिएगा, स्फैग्मोमैनोमीटर, ओके। यहां पे देखिए एक साइड देखिए है आपकी ओल्ड मशीन जो आज भी बहुत सारे हॉस्पिटलों में यूज होती है, और एक साइड है आपका डिजिटल मशीन, ठीक है। देखिए ये है आपका ठीक है डिजिटल मशीन है, मेरे पास है, और हर घर में ये होना चाहिए, क्योंकि जो जिनके घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या फिर जिनकी एज होती है ना 30 से 40 साल, उनको अपना बीपी जरूर नापते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बीपी अप डाउन करता है। अब देखते हैं, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा वीडियो में क्या मेरा बीपी जो है वो नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। देखिए इसको कैसे यूज करते हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन ठीक है चलता है, आपको समझाने के लिए कुछ भी चलेगा। देखिए इसको ऐसे खोला और अपने लेफ्ट हैंड में, याद रखिएगा लेफ्ट हैंड में आपको लगाना है, और ये जो पाइप है ना ये पाइप बिल्कुल आपके सेंटर में होना चाहिए, ओके। मैंने लगा लिया, और लगाने के बाद मैंने क्या किया, इस बटन से याद देखिए स्टार्ट और स्टॉप लिखा हुआ है, यहां पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है सिस्टोल यानी सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, और उसके बाद एक आपका ये हार्ट जैसा सिंबल बना हुआ ना, ये आपका पल्स है कि आपका पल्स जो आपका हार्ट रेट है ना वो कितनी बार धड़क रहा है 1 मिनट में। तो इसको चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, आप लोग देखिएगा मशीन को नीचे रख के रिलैक्स में बैठेंगे तो ही आपको आएगा, मैं बोल रहा हूं तो देखिएगा मेरा बीपी बढ़ा हुआ आएगा, देखिएगा आप।
देख रहे बढ़ रहा, देखिए यहां पे 120/87, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना आया 120 आया और डायस्टोलिक प्रेशर कितना आया 87 आया, यानी कि 87 वाला है ना वो मेरा थोड़ा बढ़ा हुआ है। डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, डायस्टोलिक 80 होना चाहिए और सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, सिस्टोलिक 120 होना चाहिए, यानी कि 120/80 होना चाहिए, ठीक है 120/80 होना चाहिए। और हार्ट रेट देखिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, टीच कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि मेरा हार्ट जो है वो बहुत तेजी से धड़क रहा है, तो कितना आया है 110। ये कितना होना चाहिए, ये आपका 72 से 80 के बीच में रहना चाहिए नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जब भी आप वर्क करेंगे तो वर्क करते टाइम या फिर पढ़ाते टाइम या फिर चलते टाइम इसका जो हार्ट रेट ना वो बढ़ जाएगा, आपका 100 से ऊपर हो जाएगा। ओके, तो आप समझ गए हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। चलिए मैं रख देता हूं इसको, ठीक है, मैं अभी साइड में रख दिया। तो आप जान गए कि कितना होना चाहिए आपका ब्लड प्रेशर। अब हम बात करते हैं लिम्फ की। किसकी बात करते हैं, लिम्फ की बात करते हैं। तो लिम्फ में हम लोग याद रखेंगे कि बॉडी में क्या होता है, लिम्फ सिस्टम होता है। बॉडी में क्या पाया जाता है, एक लिम्फ सिस्टम होता है जिसे हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं हम लोग। और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है लिम्फ फ्लूइड, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा, लिम्फ फ्लूइड, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स, ओके। उसके बाद है फंक्शन ऑफ लिम्फ। क्या है, हम लोग को पढ़ना है फंक्शन ऑफ लिम्फ। क्या करेगा, सबसे पहले फ्लूइड बैलेंस का काम करता है, ठीक है। ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। याद रखिएगा हमारे ब्लड में जितने भी फ्लूइड्स होते हैं ना, जैसे वाटर हो गया या फिर कुछ हो गया, उसको बैलेंस करने का काम कौन करेगा, आपका लिम्फ ही करता है। उसके बाद फैट ट्रांसपोर्ट, यानी कि फैट को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करेगा, आपका लिम्फ ही करता है। उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम बाहर से जो आने वाला जो बैक्टीरिया या फिर वायरस है ना, उसको भी मारने का काम कौन करेगा, लिम्फ ही करता है, ओके। देखिए हमारे बॉडी में क्या है, ये देखिए ये सारे लिम्स हैं, यहां पे लिम्स पाया जाता है, यहां पे लिम्स पाया जाता है, ठीक है। लिम्स नोड्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, ये पूरी बॉडी में हमारे फैले होते हैं। ये आप डायग्राम देखिए, द लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। जब भी आपकी बॉडी में फीवर होगा या फिर आपकी जीभ में छाले होंगे तो आप देखते होंगे यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, कुछ उभर जाता है ना गोल गोल टाइप का, तो वो लिम्फ नोड्स होते हैं। हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे हमारे लिम्फ नोड्स उभर जाते हैं, ठीक है, गोल गोल, वो लिम्फ नोड्स ही होते हैं जो बताते हैं कि आपकी बॉडी में क्या है, बाहर से कोई एक्स्ट्रा पैथोजन आ गया है जिसकी वजह से आपको इंफेक्शन का खतरा है या फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देखिए ह्यूमन बॉडी में हमने पढ़ लिया कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्लांट के बारे में कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इज नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। प्लांट्स में भी क्या होता है, वाटर, मिनरल्स एंड फूड का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। द वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। वाटर और मिनरल्स क्या करते हैं, प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्ट दो टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। याद रखिएगा कि रूट से क्या करते हैं, वो वाटर और मिनरल्स लेते हैं और फिर सप्लाई कहां कर देते हैं, आपका लीव्स में, आपके स्टेम में, ठीक है, और फ्लावर फ्रूट जो भी होते हैं उसमें कर देते हैं। उसके बाद है आपका फूड इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीव्स टू डेवलपिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। फूड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स में, डेवलपिंग पार्ट्स होता है प्लांट्स का। इन प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय द स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर सिस्टम। प्लांट में क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है और वो किसके बने होते हैं, जाइलम के और फ्लोएम के। किसके, जाइलम के और फ्लोएम के। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे कि जाइलम फ्लोएम होते क्या है। तो यहां पे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो पढ़ते हैं हम लोग इसको, जाइलम और फ्लोएम को। तो जाइलम टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। याद रखिएगा जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है कहां पे, लीफ स्टेम और आपका जो फ्लावर है फ्रूट उसमें, ओके। उसके बाद है आपका फ्लोएम टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फ्लोएम किसमें हेल्प करता है,
ट्रांसपोर्ट, यानी कि जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को नीचे से ऊपर ले जाता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को ऊपर से नीचे ले आता है। क्योंकि फूड कहां बनेगा, फूड आपका लीव्स में बनता है, और लीव्स कहां होते हैं, पेड़ों के ऊपर होते हैं। तो फ्लोएम क्या करेगा, ऊपर से फूड को नीचे की तरफ ले आएगा। उसके बाद क्या है, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम रूट्स एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और उसके बाद फूड इज ट्रांसपोर्ट इन बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फूड क्या करे, ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में फ्लोएम जो करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन जाइलम रिक्वायर्स फिजिकल प्रोसेस सच एज ट्रांसपिरेशन पूल्स, ठीक है। इनमें क्या मतलब, ट्रांसपिरेशन पूल्स बनाते हैं, यानी कि ये क्या होता है, ये छोटे छोटे ऐसे पूल्स बनते हैं उसमें, ठीक है, जिसे हम लोग ट्रांसपिरेशन पूल कहते हैं। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। फूड क्या करता है, फ्लोएम रिक्वायर होता है किसके लिए, एनर्जी के लिए रिक्वायर होता है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। अब एसेंट ऑफ सैप पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी हम लोग को प्लांट्स में ही पढ़ना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी वाया जाइलम टिश्यू। याद रखिएगा, आप एक प्लांट देखे हैं, प्लांट की रूट होती है, उससे ही वाटर और मिनरल जाता है, ठीक है, वही उसी में हेल्प करता है एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। एसेंट ऑफ सैप ग्रेविटी, या आपको पता है कि हमारे अर्थ में ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी क्या करती है, उस चीज को रोकती है, इसी वजह से वो ट्रांसपिरेशन पूल बनाते हुए वो एसेंट ऑफ सैप से ऊपर जाते हैं, ओके। अब जाइलम टिश्यू की बात करते हैं, तो जाइलम टिश्यू में क्या होता है, वेसल्स होते हैं, ट्रैकिट्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, ठीक है। वेसल्स और ट्रैकिट्स ये क्या करते हैं, वाटर कंडक्टिंग चैनल्स हैं, और ये दोनों डेड होते हैं, क्या होते हैं, ये दोनों डेड होते हैं, डेड जिसे हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। और ये लिविंग टिश्यू होते हैं, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन की बात कर लेते हैं, क्या क्या फंक्शन है, तो उसके बारे में, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स in the absorption and upwards movement of water and minerals dissolve in the form roots to the leaves, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स क्या करता है, रूट से, ठीक है, वो कहां जाता है, अपवर्ड्स की तरफ जाते हैं। उसके बाद इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ये किस में हेल्प करते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या है, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स गेट रीड एक्सेस ऑफ वाटर, रीड एक्सेस ऑफ वाटर में क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन हेल्प करेंगे, ओके। तो ये था आपका फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन, सॉरी फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। और अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन, क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलोकेशन। इसके बारे में जल्दी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स मूवमेंट फूड वाया फ्लोएम, याद रखिए ट्रांसलोकेशन क्या होता है, अपवर्ड्स भी जाता है और डाउनवर्ड्स भी जाता है, ठीक है, फ्लोएम से फूड, ठीक है। फूड क्या करेगा, ऊपर से नीचे सप्लाई होता है। फ्लोएम इज लिविंग टिश्यू, फ्लोएम कैसा टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है। और उसके बाद फ्लोएम में हम लोग क्या देखते हैं, सीवेज ट्यूब्स देखते हैं, क्या देखते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल ये क्या करते हैं, मेन फूड ट्रांसपोर्टेशन, यही दोनों क्या करते हैं, मेन फूड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। और उसके बाद आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर ये दोनों क्या होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा हम लोग को नहीं जानना है, बाकी क्या आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन पढ़ते हैं। और एक्सक्रीशन क्या है ये हम लोग जानेंगे हम लोग। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म एक्सपेल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम देयर बॉडी। याद रखिएगा, एक्सक्रीशन और इजेशन में काफी डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है मैं आपको बता रहा हूं। एक्सक्रीशन में क्या होगा, हमारे सेल के थ्रू, याद रखिएगा, हमारे सेल के थ्रू जितने भी वेस्ट निकलते हैं ना, वो एक्सक्रीशन के थ्रू आपके यूरिन से सप्लाई होते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन के थ्रू आपके यूरिन से सप्लाई होते हैं। बट इजेशन में क्या होता है, जो हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है, उस फूड में जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं या फिर आपके वेस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, इजेशन के थ्रू एनएस से निकलते हैं, ठीक है। किससे होते हैं, इजेशन के थ्रू एनएस से निकलते हैं, ओके। तो आप समझ गए हैं कि इजेशन और एक्सक्रीशन में क्या डिफरेंस है, ओके। अब मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, एक्सेस वाटर हो सकता है,
एक्सेस मिनरल सॉल्ट हो सकते हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। वो आपका अमोनिया हो सकता है, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे, मोस्टली ये लेडीजों में होता है। लेडीजों में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी पैरों में, ठीक है, नीज में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं वो लोग, और डॉक्टर बोलता है कि आप अपना यूरिक एसिड चेक करा लीजिए, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। ओके, और ये तीनों नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं वो ब्लड में आपके पाए जाते हैं। ओके, देखिए ब्लड फिल्टर होता है और यूरिन बनाता है। ठीक है, ब्लड जब फिल्टर होता है ना, तभी यूरिन आपका बनता है, और उसके लिए हमारी बॉडी में क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपने ये डायग्राम कहीं ना कहीं देखा होगा, आपने फिर जूनियर क्लास में देखा होगा या फिर अपने ही क्लास में देखा है, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हैं तो। इस डायग्राम में देखिए, ये क्या है, आपका किडनी है। ठीक है, ये आपका यूरेटर है, और ये आपका क्या है, यूरिन ब्लैडर है, और ये आपका छुटकू सा यूरेथ्रा है। ठीक है, अब किडनी क्या करती है, किडनी जो होती है ना, वो ब्लड आता है किडनी में ब्लड आता है, तो वहां पे वो फिल्टर होता है ब्लड, और ब्लड फिल्टर होने के बाद उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो यूरिन होता है। ठीक है, तो यूरिन के थ्रू यूरेटर में आता है, सॉरी, किडनी के थ्रू यूरेटर में आएगा, और यूरेटर में यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, और उसके बाद यूरेथ्रा से होते हुए वो बाहर निकल जाता है। ओके, उसके बाद फंक्शन ऑफ किडनी, आखिर में किडनी का क्या फंक्शन है। आप सभी जानते हो कि हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर सकते हैं कि सर किडनी का फंक्शन है, किडनी बेच के आईफोन 16 प्रो मैक्स ले लेते हैं, यही ना फंक्शन है। बहुत सारे लोग, आप लोग कमेंट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अच्छे कमेंट करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे उल्टे कमेंट भी करते हैं कि सर फंक्शन ऑफ किडनी, कि अरे 2 किडनी है, एक बेच के आईफोन 16 प्रो मैक्स ले लेते हैं। ओके, अभी लेटेस्ट फोन आया है आईफोन 16 प्रो मैक्स, तो वही लेने के लिए अपनी किडनी आप बेच सकते हो, 2 किडनी होती है। अब फंक्शन ऑफ किडनी की बात कर लेते हैं, तो एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, उनका क्या होता है, एक्सक्रीशन करता है नाइट्रोजन वेस्ट का और अदर वेस्ट प्रोडक्ट का। ठीक है, और वाटर बैलेंस का काम करता है, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल। ठीक है, एलिमिनेट करता है किसको, टॉक्सिक केमिकल्स को। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स को और पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद क्या, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हमारे किडनी में क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है, और नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है। ठीक है, यानी कि हमारे किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, और ये नेफ्रॉन्स क्या करेंगे, फिल्ट्रेट का काम करेंगे आगे। ओके, उसके बाद क्या, ईच किडनी ऑफ मैन फॉर्म्ड ऑफ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। याद रखिएगा कि एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन आपके नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि आपके 1 किडनी में कितने मिलियन होते हैं, 1 मिलियन, और 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख आपको नेफ्रॉन्स उसमें मिलेंगे। और एक क्वेश्चन और, आपकी एक किडनी क्या होती है, ऊपर के साइड होगी, और एक किडनी आपकी थोड़ी नीचे के साइड होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारी एक किडनी के ऊपर क्या होता है, हमारा लीवर। जैसे मान लीजिए ये किडनी नीचे की साइड है, तो यहीं पे क्या होगा, यहां पे एक लीवर पाया जाता है। ठीक है, क्या होगा आपका, कहां गया, यहीं पे क्या होगा, लीवर होगा। क्या होगा, लीवर होगा, और यही लीवर जो होता है ना, उस किडनी पे प्रेशर डालता है, और प्रेशर डालने से ही क्या होगा, वो किडनी थोड़ी सी हम लोग को नीचे झुकी दिखाई देती है। ओके, और एक किडनी नॉर्मल पोजीशन पे होता है। फंक्शन ऑफ किडनी आपने पढ़ लिया। अब हम लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है। ये देखिए, ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस नेफ्रॉन में क्या होता है, एक बोमेन्स कैप्सूल पाया जाता है। ये देखिए, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है ना, इसे हम लोग बोलते हैं कप शेप स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, कप शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं। लैपटॉप की बैटरी डेड हो गई थी, तो मैंने कहा लाओ जल्दी से चार्ज में लगा दूं, वरना बंद हो जाता तो दिक्कत हो जाती। तो देखिए, ये आपके नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन के बारे में हमें पढ़ना है कि नेफ्रॉन में क्या होता है। ये आपका जो दिया हुआ है ना, ये आपके बोमेन्स कैप्सूल है। ठीक है, और इसी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं आपके ब्लड वेसल्स के, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस बोलेंगे। ठीक है, और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, और उसके बाद एक ये रीनल आर्टरी,
उसके बाद ब्रांच ऑफ रीनल वेन है ये, ठीक है, और ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब मैंने बताया था ना कि ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये आपका जो स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। और इसी के अंदर क्या होगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर पाया जाएगा आपका ब्लड वेसल्स का, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब यहां से ब्लड आया, ब्लड मान लीजिए यहां से आ रहा है फिल्टर होने के लिए, किडनी से ब्लड आया नेफ्रॉन में, यहां से ब्लड आने के बाद यहां पे ब्लड यहां पे आया, और यहां पे आने के बाद जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट होगा ना, वो यहां पे आ जाएगा, और उसके बाद ब्लड क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, ब्लड यहां से फिर यहां से वापस आ जाता है, निकल जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट इसमें आ गया। आने के बाद, ठीक है, आने के बाद देखिए यहां पे आया है, आने के बाद ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बनते हुए बनते बनते आगे जाता है, और आगे जाने के बाद उसे मालूम चलता है, रियलाइज होता है, अरे यार बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट और भी हैं, तो वो क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को लेता है, फिर वापस देता है, उसके बाद जाके फिल्टर होता है और यूरिन बनाता है। ओके, तो ज्यादा प्रोसेस हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, अभी के लिए इतना बहुत है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, मतलब उसको बाद में रियलाइज होता है कि अरे यार मुझको क्या करना है, वापस उसे रीअब्जॉर्ब करना है, ठीक है, ब्लड को, तो ब्लड उसको थोड़ा सा रीअब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद फिर आगे की तरफ फ्लो होगा, और फ्लो होने के बाद फिर वो थोड़ा सा वेस्ट जो और होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट उसमें होता है, उसको होते हुए, ठीक है, वो वापस उसमें किसमें आपका ग्लोमेरुलस जो आपके ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स में होते हुए वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा देगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के सराउंडिंग में जो कैपिलरीज होती है ना, वो क्या करती हैं, उसमें से, यानी कि जो स्टार्टिंग में ग्लोमेरुलस के पास से वेस्ट था, उसमें से वो लोग क्या करती हैं, रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। किसको रीएब्जॉर्ब करती हैं? ग्लूकोज को, एमिनो एसिड्स को, सॉल्ट को, ठीक है, और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर को, यानी कि पूरा वाटर तो वो यूरिन नहीं बना देगा, ठीक है, कुछ वाटर होते हैं उसको क्या करती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब देखिए हमारी बॉडी में जो ग्लोमेरुलस होते हैं ना, वो 180 लीटर वेस्ट बनाते हैं, याद रखिएगा 180 लीटर, यानी कि 180 लीटर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है हमारी बॉडी में, ठीक है, बट हमारी बॉडी जो होती है वो 2 से 3 लीटर ही यूरिन बनाती है, यानी कि बाकी कहां गया, ये सोचिए, अगर 180 में से मैं -3 कर दूं तो 177 के आसपास जो वाटर था, ठीक है, और भी जो प्रोडक्ट है, एमिनो एसिड था, ग्लूकोज था, वो रीएब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो बाकी कहां गया, रीएब्जॉर्ब हो गया। यानी कि हमारी बॉडी क्या करती है, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में 180 लीटर वेस्ट बनाती है, बट 2 से 3 लीटर ही बाद में क्या होता है, फिल्टर होने के बाद यूरिन बनता है। ओके, अब ट्यूबुलर सिक्रेशन की बात करते हैं। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है, यूरिया, एक्स्ट्रा वेस्ट एंड सॉल्ट आर सेलेक्टेड इनटू द ट्यूब्यूल्स व्हिच ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देम इनटू द यूरेटर। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो है आपका यूरिया हो गया, एक्स्ट्रा वेस्ट हो गया और सॉल्ट हो गया, ये सब क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स के द्वारा, ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा किस में आ जाते हैं, आपके यूरेटर में आते हैं। यूरेटर से होते हुए कहां चले जाएंगे, यूरेटर से होते हुए आपका यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में से होते हुए आपका यूरेथ्रा में आएंगे, और यूरेथ्रा से होते हुए फिर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि सर मे आई गो टू टॉयलेट, तो वो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, वो फुल हो चुका है, और यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग अपना यूरिन पास आउट करते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, हीमोडायलिसिस। आप लोग पढ़ते हैं डायलिसिस क्या है, कभी आपने सुना होगा कि अरे भाई साहब ये पेशेंट हैं, ये थे, चाचा थे, ताया थे, फुफ्फू थे, जो भी थे, वो आपका किसमें डायलिसिस पे रखे गए हैं। तो डायलिसिस क्या होता है, उस डायलिसिस का फुल नेम है हीमोडायलिसिस। ठीक है, देखिए क्या है इसमें,
इन डायलिसिस अ मशीन ऑफ फिल्टर वेस्ट, ठीक है। आप इस प्रोसेस में क्या होता है, आपकी किडनी वर्क नहीं करती है, ठीक है। आपकी दोनों किडनी खराब है और वर्क नहीं कर रही है। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक मशीन होती है, ठीक है। हीमोडायलिसिस की एक मशीन होती है जो क्या करती है, आपके ब्लड को फिल्टर करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को निकालती है। ओके। Salt and fruit from the body when your kidneys are no longer healthy enough do not work is adequately, ठीक है, याद रखिएगा adequately। कि इसमें क्या होता है, इसमें हमारी किडनी जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि इनको डायलिसिस पे रख दीजिए। क्यों और रखना जरूरी क्यों है, हमारी बॉडी में अगर सोचिए वेस्ट बहुत सारा इकट्ठा होता रहेगा तो हमारी बॉडी में इंफेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। और याद रखें, एक टाइम ऐसा आएगा जब हीमोडायलिसिस नहीं रखेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी किडनी बिल्कुल खराब हो जाएगी और हम लोग एक्सपायर हो जाएंगे। इसी वजह से डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं कि इनको हीमोडायलिसिस पे या डायलिसिस पे रख देते हैं। इसमें क्या होता है, एक मशीन होती है प्रॉपर तरीके की, आप यहां पे देखिए, ये देखिए यहां पे ये जो बच्ची है, ठीक है, उसका क्या हो रहा है, हीमोडायलिसिस हो रहा है। ये फिर भी खुश है, देखिए फिर भी खुश है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ये बच्ची है, इसका हीमोडायलिसिस हो रहा है और ये जो मशीन है, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो मशीन है यही आपका डायलिसर है, ठीक है, जिससे हम लोग डायलिसिस करते हैं। इसमें क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, याद रखिएगा, ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव हो रहा है, ठीक है। और ये डायलिसिस फ्लूइड है, यही क्या करेगा, हेल्प करेगा आपके ब्लड को फिल्टर करने में। और उसके बाद एक साइड से क्या होता है, ब्लड निकलता है और एक साइड से फिर ब्लड चढ़ता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट वाला जो ब्लड है ना, वो इस मशीन में आएगा और आने के बाद, ठीक है, आने के बाद यहां पे वो फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद यहां पे वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया और उसके बाद क्या होगा, जो आपका प्योर ब्लड है ना, वो वापस आपकी बॉडी में चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो यही होता है आपका डायलिसिस। यहां पे देखिए, ये एक बुजुर्ग हैं, इनको देखिए डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनकी किडनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस पे रखना पड़ेगा। और डायलिसिस पे देखिए इतनी बड़ी ये मशीन होती, भारी भरकम, ये तो एनिमेटेड मशीन थी बस आपको समझाने के, लेकिन एक्चुअल में जो मशीन होती है ना, वो आपका यही है, ठीक है। तो यहां पे देखिए कैसे कैसे रखा गया है डायलिसिस पे इनको। 2 मिनट आप इसको देख लीजिए, अच्छे समझ जाएंगे। यहां पे देखिए, यहां पे 2 वायर है, यहां पे देखिए 2 वायर है, रुकिए, यहां पे देखिए 2 वायर है, एक तरफ से ब्लड निकल रहा है और एक तरफ से ब्लड इनको चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो यही हो गया आपका, डायलिसिस पे रखा जाता है। और इतनी बड़ी मशीन है जो घर में बहुत जो गरीब लोग हैं ना, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, वो भी क्या, वो किडनी फेलियर की वजह से, किडनी खराब की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग के घर में कोई ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, ठीक है, कोई ज्यादा ऑयली खाना खाता है, तो उनको आप मना करिए, क्योंकि लीवर पहले खराब होगा, फिर बाद में किडनी खराब होगी। और किसी को अगर ओवर शुगर है, आपके फैमिली में किसी को अगर ओवर शुगर की प्रॉब्लम है, जिनका शुगर हाई रहता है, ठीक है, तो आप उनको शुगर कंट्रोल करने के लिए एडवाइस करिए, वरना इस केस में भी क्या होता है, किडनी खराब हो जाती है, ठीक है। और बाद में वो डायलिसिस पे आएंगे। और हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के पास क्या इतने रुपए नहीं होते हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग डायलिसिस करा सकें, क्योंकि इसका खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। और उसके बाद अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और हम लोग का पेशेंट चला जाता है, ठीक है, एक्सपायर हो जाता है। तो इसीलिए शुगर कंट्रोल करिए, अल्कोहल कम कंज्यूम, बोलिए अपने घर में सबको कम कंज्यूम करें, ठीक है। और ऑयली जो फूड है वो खाना कम करिए, बंद कर दीजिए बिल्कुल, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है हम लोग का, प्लांट यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या प्लांट भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, ठीक है, क्या प्लांट भी एक्सक्रीशन करते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, प्लांट भी करते हैं, एक्सक्रीशन प्लांट भी करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे क्या लिखता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूजन थ्रू द स्टेमा, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, जो हमारी बॉडी में जरूरत है, ठीक है,
और जो हमारी बॉडी में जरूरत नहीं है, तो वो जो हमारे बॉडी में जरूरत नहीं है उसको हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो उसको क्या करते हैं, बाहर निकालना होता है। वो किसके थ्रू निकालते हैं, स्टोमेटा के थ्रू निकालते हैं। ओके, उसके बाद है एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन। अगर प्लांट्स में ज्यादा वाटर हो गया है तो वो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर बोलते हैं इसे। उसके बाद क्या है, प्लांट्स कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड प्लांट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्री। याद रखिए, प्लांट्स में जो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं ना, एक टाइम आने पे क्या होता है, जो उनकी पुरानी पत्तियां होती है ना, वो टूट कर झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। ठीक है, तो वो भी तो उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो लोग क्या करती हैं, उसको उसको झाड़ देती हैं, गिर जाता है वो। उसके बाद क्या है, मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। ठीक है, मेनी प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो किसमें स्टोर होता है, सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर होता है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक लेटेक्स, रेजिन एंड गम्स, ठीक है, स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम सेल। ये तीनों प्रोडक्ट है ना, वो कहां पे स्टोर होता है, ओल्ड जाइलम सेल में स्टोर हो जाता है। उसके बाद क्या, प्लांट्स आर सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट्स का जो सम सीक्रेट्स प्रोडक्ट है ना, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सॉइल के आसपास ही गिरा होता मिल जाएगा आपको। यहां पे देखिए, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि प्लांट है, इस प्लांट से देखिए दूध निकल रहा है, इस प्लांट से गम निकल रहा है, इस प्लांट से वाटर निकल रहा है, तो ये सब इनके लिए क्या है, ये सब इनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं कि जब आप पत्तियों को तोड़ते हैं तो उसमें से आप देखते होंगे कि उसमें से दूध निकलता है। नमस्ते इंडिया का दूध नहीं, ठीक है, अमूल का दूध नहीं, उसमें से दूध निकलता है, और वो जो दूध है ना, वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसी वजह से वो क्या होता है, रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है, और इस टॉपिक को खत्म होने के बाद मैं अब क्लास 9th के लिए एक चैप्टर ले आऊंगा, और वो चैप्टर 1 शॉट होगा, और कोशिश करूंगा बायोलॉजी का ही चैप्टर ले आऊं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपका कोई भाई बंधु, ठीक है, बंधु मतलब दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपकी सखी सखा, ठीक है, आपके अगर क्लास 9th में हैं तो उनको वो वीडियो जरूर शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए, ताकि मेरा चैनल भी एक नंबर का चैनल बने। आगे चल के मैं भी इससे क्या एक नंबर का चैनल बने। और बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, और इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उन क्वेश्चन को आप कमेंट में आंसर कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी एक गिव अवे लाने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, और आप लोगों को इन फ्यूचर हेल्प करेगा वो गिव अवे। तो फिर आप मेरे चैनल को अभी, तो फिर आप मेरी वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।